नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञानवर्धक बातें जो भी सुनता है कभी गरीब नहीं रहता है। जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए आज जानते हैं नीलकंठ पक्षी की कुछ विशेष बातें। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षियों का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की चिड़िया थी। अपने पति से कुछ न कुछ वह हर समय पूछती ही रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है, मुझे बड़ी ही बेचैनी हो रही है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता कम हो जाए? यह सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा मन को कुछ शांति मिल जाए। साथियों, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। आज की कहानी से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हें इस कहानी से जानने को मिलेगा कि मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, गरीबी का कारण क्या होता है, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब तुम्हें इस कहानी से जानने को मिलेंगे। प्रिय, आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और जीवन को प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलेंगी जिन्हें सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है, इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी सुनाना शुरू करो। मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से इस कहानी को सुनूंगी और कहानी में बताई गई 8 बातों पर मैं ज़रूर अमल करूंगी। मित्रों, इस तरह नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ कहता है कि प्रिय, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र होता है और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो रोहित रखता है और पुत्री का नाम रखता है माया। धीरे धीरे रोहित और माया दोनों बड़े होने लगते हैं। जब किसान की दोनों संतानें जवान हो जाती हैं, जब उनकी आयु विवाह योग्य हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से शहर में जाता है तो वहाँ पहुँचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वो किसान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार माया अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। बेटी को विदा करने के बाद वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि पुत्र का विवाह हो गया तो फिर मैं अपना शेष जीवन बहू बेटों के साथ रहते हुए आराम से व्यतीत करूंगा। साथियों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी निराली है। परमात्मा कब किसको अमीर बना दे, कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वह किसान किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत को देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों से इलाज कराता है। अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लाता है।
इस तरह वह अपने पिता का इलाज कराते हुए किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई दवाई उस किसान की बीमारी में फ़ायदा नहीं पहुंचाती है तो एक दिन वो किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे रोहित को समझाते हुए कहता है, पुत्र, जब कोई समस्या मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका कोई निवारण ना मिल सके, तो फिर ऐसी स्थिति में उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। पिता की इन बातों को सुनकर रोहित एकदम से चुप हो जाता है। बेचारा कर भी क्या सकता था। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर कहता है, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे वह आप वैसा करिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद रोहित अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहित का घर द्वार से और खेत खलियान तो पिता की बीमारी में पहले ही बिक चुके थे और जो भी जमा पूंजी बचती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार रोहित एकदम दीनहीन और गरीब हो जाता है। जब रोहित बिल्कुल कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रोहित की बहन माया, जिसका एक धनी व्यापारी के घर में विवाह हुआ था, जब उसे अपने भाई की स्थिति का पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से मिलने के लिए आती है। वह सोचने लगती कि मेरा भाई अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार बिक गया है और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी जेठानी मेरा बड़ा ही मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल कंगला हैं, मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस कारण माया अपने सगे भाई से रिश्ता खत्म कर लेती है। ना तो माया अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर पर जाती है। माया का भाई रोहित को भी यह अच्छे से पता होता है कि मेरी बहना मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए रोहित भी कभी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाता है। इस तरह माया तो बड़े मज़े से ऐशो आराम के साथ अपनी ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। उधर रोहित मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ किसी तरह से दिन काटने लगता है। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रोहित की बहन माया की लड़की की शादी तय हो जाती है, लेकिन रोहित की बहन माया अपने भाई को न्योता नहीं देती है। जब इस बात का पता रोहित को चलता है कि उसकी भांजी की शादी होने वाली है तो इस खबर को सुनकर रोहित बहुत ही खुश हो जाता है और इस खबर को जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन की लड़की की शादी है और हम सभी को माया के ससुराल चलना होगा। जब रोहित की पत्नी को यह पता चलता है कि ननंद की बेटी की शादी है तो वह भी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने ही सही, कम से कम मैं अपनी नंद से तो मिल लूँगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती कि पिया जी, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी भांजी की शादी है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि हमारी ननंद रानी ने हमारे लिए न्योता भेजा है या नहीं। पत्नी की इन बातों को सुनकर रोहित चुप हो जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, मुझे भी यह खबर किसी दूसरे के मुख से पता चली है कि हमारी भांजी की शादी है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है तो हमारी बहन की बिटिया ही। सुशीला अपने पति से कहती, पिया जी, वह बात तो आपकी सही है कि आपकी भांजी की शादी है, लेकिन बिना न्योता के ननंद की ससुराल जाना मुझे उचित नहीं लगता और आपको भी नहीं जाना चाहिए। रोहित अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, माया के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या यह भी हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भेजा हो लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए तुम सोच विचार मत करो, बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ माया के ससुराल चलो। अपने पिया की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है कि पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बिना न्योता के नहीं जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रोहित कहता है, ठीक है सुशीला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना, मैं ही अकेली माया के ससुराल चला जाता हूँ। यदि मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहीं खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई अपनी इकलौती बहन की लड़की की शादी में नहीं आया है। यह कहकर रोहित घर से बाहर चला जाता है। नीलकंठ आगे की कहानी सुनाते हुए कहता कि प्रिय, रोहित बहुत ही गरीब और निर्धन था
किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माया और अपनी भांजी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल को चला जाता है। पैदल चलते चलते रोहित को सुबह से शाम हो जाती है, तब कहीं जाकर वो अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे पर एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे के पास खड़ा होकर के ही अपनी बहन का इंतजार करने लगता है कि माया की जेठानी की नज़र रोहित पर जब पड़ जाती है, वह रोहित को पहचान लेती है। रोहित को देखने के बाद माया की जेठानी जाकर माया को बताती कि माया, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब माया अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी यदि तुमने मेरे भाई को देखा है तो मुझे बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है, मेरे भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। तो माया की जेठानी कहती, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर माया क्रोध में भर जाती है और सबकी नज़रें बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। रोहित जब अपनी बहन को आते हुए देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देखकर रोहित की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद माया अपने भाई को अपने साथ लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है, तुम्हारे पास किसने न्योता भेजा था। रोहित कहता है, बहना तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, लेकिन कहीं से मुझे पता चला कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई की इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह बेशर्म की तरह मेरे घर पर नहीं आना था, तुम इस तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर पर चले आए हो। कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता, कम से कम मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माया के ऐसे कटु वचन सुनकर रोहित का कलेजा छलनी हो जाता है। रोहित अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता कि बहना मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। यदि मुझे यह बातें पहले पता होती कि मेरी वजह से तुम इतना आहत होगी तो मैं कभी नहीं आता। मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरी भांजी की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी बहन को मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगी। कि रोहित इन बातों को सुनकर माया का जब गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो माया रोहित से कहती, चलो अब आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती है तब तक तुम इसी कमरे में रहना, भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना। जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में ले आऊँगी, तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। रोहित कहता, ठीक है बहना, मैं आज रात को तुम्हारे ससुराल में से अपने गाँव लौट जाऊँगा, लेकिन यह कपड़े तो रख लो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। माया अपने भाई से कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और ज़्यादा समय बाहर से कुंडली लगा जाती है। रोहित उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। साथियों, इतनी कहानी सुनकर नीलकंठ चुप हो जाता है। नीलकंठ की पत्नी कहती, पिया जी बड़ी प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ ना, आगे क्या होता है। नीलकंठ कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, प्रिय इधर तो रोहित अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहना भोजन की थाली ला रही होगी, आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को कमरे में बंद करके अपने घर के काम धंधे में लग जाती है और शादी के काम धंधे में इतना खो जाती कि उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई कमरे में बैठा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है। मित्रों, जैसे जैसे समय बीतने लगता है भूख प्यास से रोहित की हालत खराब होने लगती है। रोहित अपनी बहन को आवाज़ लगाता है लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है। इस तरह रोहित को कमरे में अंधेरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। रोहित को अपनी बीवी बच्चों की याद सताने लगती है। रोहित सोचता है, यदि कोई इधर नहीं आया तो मैं इस कमरे में मर जाऊंगा, यदि मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। रोहित यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता। तभी किसी काम से माया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। जब रोहित के कानों में माया की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो रोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कानों में दरवाज़ा पीटने की आवाज़ पड़ती है तो वह दरवाज़ा खोलकर देखती है और रोहित से पूछ रही थी, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था। रोहित कोई जवाब नहीं देता। जब माया की जेठानी दोबारा पूछती है तो रोहित यह बात को छुपा लेता है कि मेरी बहन माया ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया था। उसके स्थान पर झूठ मूठ को कहता, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाज़ा लगा दिया होगा और मैं इस कमरे में बंद हो गया। तुम आज नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। इतना कहकर रोहित घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और अपने घर को जाने लगता है। 3 दिन का प्यासा बंदा बदहवास रोहित अपने घर के लिए चल देता है। अंततः वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल आता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही रोहित का सिर चकराने वाला होता है, गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ रोहित को गिरने से पहले ही संभाल लेती है। जब कुछ घंटे बाद रोहित को होश आता है तो रोहित देखता है कि वह एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ है और बूढ़ी माँ पंखे से उसको हवा कर रही है। होश में आने के बाद रोहित खड़ा हो जाता है। खड़े होकर बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और कहता कि हे माँ, आप कौन हो,
नीलकंठ इतनी कहानी सुनाने के बाद थोड़ा विश्राम लेता है और विश्राम लेने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ आगे कहता है कि जिस बूढ़ी माँ की गोद में रोहित लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ एक देवी माँ होती है। रोहित की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से उस देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रोहित को चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो तत्काल देवी माँ प्रकट होती है। प्रकट होकर रोहित को गिरने से बचा लेती है और रोहित का सिर अपनी गोदी में रखकर उससे सुला लेती है। जब रोहित को होश आता है तो रोहित देवी माँ को प्रणाम करके अपने घर के लिए चलने लगता है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और इधर तुम कहाँ जा रहे हो? तब रोहित बताता है कि माँ मेरी भांजी की शादी थी, इसलिए मैं अपनी बहन के ससुराल गया था और अब वहीं से आ रहा हूँ। इधर मेरा गाँव है और इधर मैं अपने गाँव को जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ रोहित से कहती, बेटा बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रोहित कहता है, पूछो मैया, तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? तब बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा या तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा तुमने बताया कि वहाँ पर शादी थी तो फिर खाली हाथ कैसे जा रहे हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा। बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनकर रोहित की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं और उस देवी माँ से कहता कि हे माँ, अब आपसे क्या छुपाना, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तब रोहित उस बूढ़ी माँ को पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ में घटी थी। रोहित के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ कहती है, पुत्र तुम चिंता ना करो, जो हुआ उसे तुम जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपने बीवी बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। और जब तुम्हारे बीवी बच्चे जब तुमसे पूछें तो तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए यह फल भेजे। ऐसा करने से तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगे और तुम्हारा मान सम्मान भी बचा रहेगा। रोहित जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो बूढ़ी माँ की बात मानकर बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। रोहित वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फल तोड़कर थैला में भर लेता है और यह सब करने के बाद रोहित बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर को चलने लगता है। तब भी वो बूढ़ी माँ रोहित से आगे कहती है, पुत्र जाते समय मेरी 8 बातों को सुनते जाओ। यह 8 बातें तुम्हारे जीवन में बड़ी काम आने वाली हैं। इस प्रकार बूढ़ी माँ रोहित को 8 बातें बताती हैं। उन बातों को सुनकर रोहित अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहित फलों से भरा हुआ थैला लेकर अपने घर पर पहुंचता है तो रोहित के छोटे छोटे बच्चे रोहित की पत्नी रोहित के पास आ जाते हैं, पूछने लगते हैं, पिताजी तुम बुआ के घर से आ रहे हो, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? ये सुनकर रोहित अपने दोनों हाथों का थैला अपने घरवाली को थमा देता है और थैला लेने के बाद रोहित घर से बाहर निकल जाता है। उधर रोहित के जाने के बाद जब रोहित की पत्नी उस थैले को खोल कर देखती है तो थैला का अंदर से नज़ारा देखकर वह हैरान रह जाती है। सुशीला थैला में देखती है कि पूरा थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहित की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलने लगते हैं। जब आम को काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियाँ निकलने लगती हैं। यह देखकर रोहित की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है, तुम शादी में गए थे और यह क्या लेकर के आए हो? रोहित अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरी घरवाली को शायद फल पसंद नहीं आए हैं, इसलिए वह मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। रोहित अपनी घरवाली से कहता कि प्रिय बहना ने जो भी भेजा है वो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब जो भी उस थैले में है उससे ही बच्चों को बराबर बांट कर दे दो। सुशीला अपने पति से कहती है, पहले तुम घर तो चलो और घर चल करके देखो कि तुम हाँ सही तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए भेजा क्या है। यह कहकर सुशीला अपने पति को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि पिया जी जरा देखिए तो सही हमारी ननद ने हमारे लिए भेजा क्या है। यह कहकर सुशीला रोहित के सामने थैला पलट देती है। थैला पलटते ही थैले से सोना चांदी हीरे मोती निकलने लगते हैं। सुशीला कहती कि पिया जी हमारे ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपाकर हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा रोहित देखता है तो वह समझ जाता है कि रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो बूढ़ी माँ
कोई देवी माँ थी, लेकिन इस बारे में वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा विश्राम लेता है। फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, इस तरह जब रोहित को बहुत सारा धन मिल जाता है तो रोहित फिर से अमीर हो जाता है। पैसा आने के बाद रोहित अपने बीवी बच्चों के लिए एक अच्छे से महल का निर्माण कराता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। सभी गांव के लोग रोहित का वैभव देखकर उसे मान सम्मान देने लगते हैं। जब रोहित का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी शान राजाओं महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तब एक दिन रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती, पिया जी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन की ससुराल जाओ और मेरी ननद को बुला कर लाओ। इसी बहाने से वो अपने पीहर घूम जाएंगी और इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूँगी। रोहित जब अपनी पत्नी को ऐसी बातें सुनाता है तो रोहित अपनी पत्नी को कहने लगता है कि फिर से अपनी बहन की ससुराल को चल देता है और कुछ समय के बाद अपनी बहन के ससुराल में पहुंच जाता है। एक बार फिर से रोहित अपनी बहन से उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले खड़ा हुआ था। अभी माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर दौड़ी दौड़ी माया के पास जाती है और माया से कहती है कि तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी की बातों सुनकर माया कहने लगती है, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता है, मेरा कोई भाई नहीं है। माया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो माया इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती कि माया, तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं आया है, बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई कहीं का महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सिपाही खड़े हैं। तुम्हारे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई है, एक बार जाकर तुम देखो तो सही। माया जब अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को झरोखे से देखने लगती है। जैसे ही माया ने अपने भाई के रूप को निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर वो चकित रह जाती है और सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए इसके पास कपड़े भी नहीं थे, फिर अचानक इसका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद रोहित की बहन आरती की थाल से जाती है और अपने भाई की आरती उतारने लगती है और उसके बाद अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती, भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाने पड़े। अपनी बहन की इन बातों को सुनकर रोहित कहने लगता है, बहना कोई बात नहीं, उस वक्त हमारे दिन कुछ ऐसे ही थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैं तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें लेने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। यह सुनकर माया खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने की तैयारी करने लगती है और जब तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरह जब रोहित की बहन माया अपने पीहर पहुँचती है, अपने भाई की शान शौकत को देखकर दंग रह जाती तो माया देखती कि आलीशान महल है, महल के अंदर नौकर चाकर लगे हैं, अन्न के भंडार भरे हुए। अपने भाई की ऐसी शान शौकत को देखकर रोहित की बहन माया हैरान रह जाती है। उधर रोहित की घरवाली अपने ननद की खूब सेवा करती है और सारे दिन उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। रोहित की घरवाली को लगता है कि यह सब शान शौकत मेरी ननद की वजह से है, उनकी मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि रोहित ने कभी अपनी पत्नी को यह सच्चाई नहीं बताई थी कि यह सब माया की वजह से है, नहीं बल्कि बूढ़ी माँ देवी माँ के आशीर्वाद से हमें मिला है। रोहित की पत्नी सुशीला इस सच्चाई से अनजान होती है, इसलिए अब अपनी ननद की खूब सेवा करती है, अपने ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रोहित की बहन माया के ससुराल जाने का समय होता है तो रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती, पिया जी कल तुम्हारी बहन अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहना के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा ले आओ। पत्नी की बातों को सुनकर रोहित घर से बाहर निकल जाता है और सीधी एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची की दुकान पर पहुंचकर मोची से कहता, मोची भाई मुझे अपनी बहना के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहना के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत लगेगी। रोहित कहता, मोची भाई तुम्हें मन चाहे पैसे दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियाँ बनाओ कि उन जूतियों को जब भी मेरी बहना पहने और उन्हें पहनकर जब भी वो चले तो जूतियाँ बारी बारी से यह 8 बातें बोले। इसके बाद रोहित उस मोची को वो ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें बड़ी माँ ने रोहित को चलते चलते समय बताई थी। रोहित मोची से कहता कि मोची भाई अब वो ज्ञान की 8 बातें अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस प्रकार रोहित बारी बारी से ज्ञान की बातें बताना लगता है। रोहित पहली बात बताता है कि पहली बात ज्ञान की है कि कहीं मानो तो मत भूल होती है ज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसकी
कभी नसीब। तीसरी बात, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन वही कर्म फिर करे कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप हासिल करके ज्ञान ही करो दूर। अब आप पांचवी बात, दो समय को दो नहीं बनाओ मजबूर कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब भाग्य भरोसे बैठता वो मानो रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार उठावी सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए रोहित कहने लगता है कि मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियाँ यह बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे हैं रिश्ते हुए गरीब। रोहित मोची से कहता है कि मोची, ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियाँ बनवानी हैं, तुम ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियाँ मेरी बहन के लिए बनाओ। जब यह 8 बातें वह जूतियाँ बोलेगी और जब मेरी बहन को यह 8 बातें सुनेंगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता कि प्रिय, इस प्रकार रोहित उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोती जड़ित हुई सोने चांदी की जूतियाँ बनवाता है और जूतियों को लाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोना चांदी जूतियाँ पाकर माया का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद माया अपने भाई से विदा लेकर अपने ससुराल चली जाती है। माया जब ससुराल पहुँचती है तो माया की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, माया, तुम्हारे भाई ने के घर से तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हें क्या उपहार दिया तुम्हारे भाई ने? तो माया अपनी देवरानी जेठानी और सास ससुर को भाई के द्वारा भेंट की गई जूतियाँ दिखाती और कहती कि देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी और हीरे मोती जड़ी हुई जूतियाँ दी है। माया उन जूतियों को पहनकर देवरानी जेठानी को दिखाने लगती है। जैसे ही माया उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियाँ कहने लगती है, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब माया सुनती है तो उसका शर्म सर से नीचे झुक जाता है। अपने भाई को याद करके माया रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि माया क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रोने लगी, तो माया अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है। कैसे मैंने अपने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा, मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी भी नहीं दिया और मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियाँ बनवा कर दी हैं। मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, मैं जीना नहीं चाहती। तभी माया की जेठानी समझाने लगती है कि माया, जो हुआ उसे जाने दो, अब आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी यह 8 बात है, तुम हमेशा याद रखना। इस तरह माया की जेठानी माया के लिए 8 बातें बताने लगती है। माया की जेठानी पहली बात बता दी, माया को जो व्यक्ति रात में रसोई में झूठे बर्तन रखता है, खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति जल्दी ही गरीब हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियाँ का अनादर होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में लक्ष्मी कभी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती है। तीसरी बात, जिस घर की महिलाएं सूर्यास्त के बाद अपने घरों में झाड़ू पोछा लगाती हैं या चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार वाले भी जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार के लोगों को पैसे की कद्र नहीं करते हैं, ऊल फिजूल के कार्यों में पैसे को बर्बाद करते हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी रूठ कर दूर चली जाती है। पाँचवीं बात, जो लोग पैसे आने के बाद उन पैसों से दूसरों का मान सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं या अपने धन के बलबूते पर दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में भी माता लक्ष्मी जल्दी ही विदा ले लेती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो नियमित नहीं रहते हैं, अर्थात अपने कार्यों को अक्सर टालते रहते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर दूर चली जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, अपनों से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या अपनों से बड़ों के कटु वचन कहते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते हैं, मेहमान का आदर भाव नहीं करते हैं या अपने दरवाजे में से किसी भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर दूर चली जाती हैं। इस प्रकार माया की जेठानी माया को 8 बातें बताती है और अपने देवरानी से कहती कि मेरी इन 8 बातों को गांठ बांध लेना। नीलकंठ कहता कि प्रिय, इस प्रकार रोहित की बहन उन जूतियों की बातों को सुनकर, अपनी जेठानी की बातों को सुनकर एकदम से बदल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर कब किसको गरीब बना दे, कब किसको अमीर बना दे, यह किसी को पता नहीं चलता है। उसकी समझ में यह भी आ जाता है और पैसों के घमंड में आकर उसने कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय सीताराम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।